केंद्र ने भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के लिए 461 करोड़ रुपए मंजूर किए। NH 134 और NH 9 पर सुरक्षा कार्य होंगे। मुख्यमंत्री दामी ने प्रधानमंत्री मोदी और नितिन गडकरी का जताया हार्दिक आभार। दामी सरकार ने कैबिनेट विस्तार के बाद बांटे दायित्व। विनोद सुयाल युवा कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए। 14 कार्यकर्ताओं को मिली सरकारी जिम्मेदारी। संगठन में दौड़ी खुशी की लहर। देहरादून बार एसोसिएशन ने डीएम के तबादले तक बहिष्कार का ऐलान किया। वरिष्ठ वकील के अपमान पर भड़के अधिवक्ता। मंगलवार तक राजस्व न्यायालयों और रजिस्ट्रार दफ्तरों में कामकाज पूरी तरीके से ठप नजर आया। एसएसपी के निर्देश पर देहरादून पुलिस का बड़ा एक्शन। वीकेंड पर देर रात तक खुले पब और बार पर छापेमारी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी। चौराहों पर अवैध शराब दुकानों के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन। आत्मदाह का चेतावनी से हड़कंप मची। आबकारी विभाग के फर्जी नियमों और भ्रष्टाचार पर छात्रों ने उठाए गंभीर सवाल। तो चलिए एक बार फिर आप सभी का बुलेटिन में बहुत स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। जहां उत्तराखंड को केंद्र से बड़ी सौगात मिली है। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के लिए रुपए मंजूर कर दिए गए हैं। ऐसे में प्रभावित क्षेत्रों के सुधार के लिए 461 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है केंद्र सरकार से। चारधाम यात्रा मार्ग को अब सुरक्षित और भी ज्यादा बनाया जाएगा। NH 134 पर व्यापक सुधार कार्यों को मंजूरी भी मिल गई है। सीमांत कनेक्टिविटी के लिए NH 9 पर विशेष फोकस रहेगा। सीएम धामी ने केंद्र सरकार का इस दौरान आभार जताया। यात्रियों और पर्यटकों की सुरक्षा अब इससे मजबूत होगी। स्थानीय लोगों को भी बेहतर लाभ मिलने वाला है। उत्तराखंड की सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है और ऐसे भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के सुधार के लिए केंद्र ने 161 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि मंजूर कर दी है। और इस बजट से उत्तरकाशी के NH 134 और पिथौरागढ़ के NH 9 पर स्थित संवेदनशील स्थलों को जो उनका कायाकल्प है वो किया जाने वाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताते हुए कहा कि इससे न केवल चारधाम यात्रा सुगम होने वाली है बल्कि सीमांत क्षेत्रों की जो कनेक्टिविटी है वो भी मजबूत होगी। तो ये बड़ी अपडेट फिलहाल इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शुभांगी भट्ट हमारे साथ जुड़ी हुई, उनका रुख कर लेते हैं। शुभांगी, 461 करोड़ रुपए की मंजूरी यहां पर केंद्र सरकार से मिली है। अब नई कनेक्टिविटी को दिशा यहां पर देने का काम किया जाएगा। बड़ा लाभ हम कह सकते हैं, बड़ी सौगात उत्तराखंड को इस बार। बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड को ये बड़ी सौगात मिली है क्योंकि देखिए चारधाम यात्रा की भी शुरुआत होने वाली है और हर वर्ष बड़ी संख्या में लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी चुनौती होती है वो होती है बरसात के समय, जब भूस्खलन होता है, जब ऐसे प्रभावित क्षेत्र होते हैं जहाँ पर लोगों की जो जान है वो थोड़ी खतरे में चली जाती है। वहाँ पर रूट्स को बंद करना पड़ता है और कई तरीके की परेशानियों का सामना जनता को करना पड़ता है। ऐसे में 461 करोड़ की मंजूरी केंद्र की तरफ से दे दी गई है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये जो अमाउंट है, ये जो बजट दिया गया है, इससे कहीं ना कहीं हमारी कनेक्टिविटी जो है मजबूत होगी, हमारे प्रदेश की सड़कें मजबूत होंगी और जो भूस्खलन प्रभावित जो क्षेत्र है इसमें उत्तरकाशी जिले में जो मेन राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कि चारधाम यात्रा का मुख्य मार्ग है, यहाँ पर 17 ऐसे प्रभावित क्षेत्र हैं जहाँ पर भूस्खलन का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। वहां के लिए 233 करोड़ जो है वो स्वीकृत किए गए। इसके अलावा पिथौरागढ़ NH 9 के लिए 228 करोड़ की मंजूरी दी गई है। यानी कि ये दो जगह ऐसी है जहां पर सबसे ज्यादा प्रभावित, जहां पर भूस्खलन सबसे ज्यादा होता है, ऐसी जगहों पर अब काम शुरू किया जाएगा इस बजट की मदद से। अब जो चारधाम में जो लोग यहां पर आएंगे या जो अन्य स्थलों पर लोग यहां पर आएंगे, उनकी बेहतर सुरक्षा हो पाएगी, बेहतर कनेक्टिविटी मिल पाएगी और बेहतर यहां के रास्ते हो पाएंगे। और जो खतरा अभी यहां पर महसूस होता है कि यहां पर भूस्खलन हो जाएगा या बरसात होगी तो रास्ते जो है वो डाइवर्ट करने पड़ेंगे, कई बार पुल टूट जाते हैं, कई बार भूस्खलन की वजह से कई दिनों तक रास्ते बाधित रहते हैं। तो ऐसे में ये जो केंद्र की तरफ से 461 करोड़ की जो इस बार सौगात दी गई है, इससे आने वाले समय में बेहद जो है लोगों को लाभ मिलने वाला है। बिल्कुल शुभांगी, बहुत लाभ मिलने वाला है वहां के स्थानीय लोगों को भी और खासकर जो पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं। अब ऐसे में हम ये भी कह सकते हैं कि अब जो पर्यटकों की संख्या है जिस पर लगातार सरकार काम भी कर रही थी, राज्य सरकार, अब वो उस पर और ज्यादा बढ़ावा देखने को मिलेगा क्योंकि सुरक्षित यात्रा होगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर पहुंचेंगे।
बिल्कुल देखिए, सरकार हमेशा ये प्रयास करती है कि यात्रा सुरक्षित हो, लेकिन भूस्खलन की वजह से, क्योंकि आपदाएं जिस तरीके से प्रदेश के अंदर आती है, ये एक बड़ी चुनौती होती है। लेकिन ये जो बजट इस बार जारी किया गया है, इसकी मदद से अब सड़कें और मजबूत होंगी, कनेक्टिविटी मजबूत होगी। जो खासकर जो भूस्खलन वाले एरियाज हैं, उन स्थलों पर खासकर काम किया जाने वाला है। चार धाम में क्योंकि सबसे ज्यादा यात्री आते हैं, इसीलिए उत्तरकाशी का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, वहां पर 17 जो भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र है, वहां पर सबसे ज्यादा काम होने वाला है। पिथौरागढ़ के NH9 में काम होने वाला है। तो कुल मिलाकर पर्यटकों की संख्या में अब और ज्यादा इजाफा होगा। और अब सरकार ये कह सकती है कि हाँ, जो ये बजट मिला, इसके काम होने के बाद, ग्राउंड पर उतरने के बाद, कि हम आपको सुरक्षित यात्रा देंगे, हमारे पास बेहतर कनेक्टिविटी है, हमारे पास बेहतर प्रदेश के अंदर सड़कें हैं, और इस वजह से भी अब पर्यटकों का आवागमन जो है वो बढ़ेगा। बिल्कुल शुभांगी, बनी रही हमारे साथ। फौरन लौट रही हूँ एक और बड़ी जानकारी जो आगामी सरकार ने दायित्व बांट दिए हैं। विनोद सुयाल को बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। 14 नेताओं को जिम्मेदारी फिलहाल मिली है। युवा कल्याण के लिए नया प्लान जो है वो तैयार हो चुका है। कार्यकर्ताओं में अब उत्सव की लहर देखी जा रही। 2027 का चुनाव है, उससे पहले ये फैसला बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार के बाद अब दामी सरकार ने संगठन के नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपनी शुरू कर दी है। शासन द्वारा जारी सूची में 14 वरिष्ठ नेताओं को विभिन्न आयोगों को और समितियों में महत्वपूर्ण दायित्व दिए जा रहे हैं। और इसी क्रम में बीजेपी के दिग्गज नेता विनोद सुयाल को राज्य युवा कल्याण सलाहकार परिषद का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जिम्मेदारी मिलने पर सुयाल ने मुख्यमंत्री दामी और प्रदेश नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि युवाओं की शक्ति से ही उत्तराखंड का आने वाला दशक सुनहरा होने वाला है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त, जहां 14 नेताओं को ये बड़ी जिम्मेदारी फिलहाल दी गई है। मैं निश्चित रूप से अपने केंद्रीय नेतृत्व का, अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, अपने प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जी और अपने प्रदेश के महामंत्री संगठन और अपने सभी बंधुओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को इस सरकार में काम करने का अवसर दिया है। मैं पूरा प्रयास करूंगा, जो युवा कल्याण विभाग है वो एक दूर तक, पहाड़ के छोर तक उसका स्ट्रक्चर है, उसका पूरा स्तर है, उसको कैसे और प्रभावी बनाया जा सके और कैसे वो पूरे उत्तराखंड के अंदर किस तरह से उसमें अच्छे तरीके से काम हो सके। निश्चित रूप से मुझे अच्छी तरह से काम हो रहा है और मेरा भी प्रयास रहेगा कि उसकी जो गतिविधियां हैं वो और बढ़े और निश्चित रूप से वो एक और उपयोगी विभाग बने। इस तरह का मेरा प्रयास रहेगा। तो चलिए, शुभांगी हमारे साथ लगातार बनी हुई है, उनका रुख कर लेते हैं। शुभांगी, 14 नए कार्यकर्ताओं को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और ऐसे में हम कह सकते हैं कि 2027 की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। बिल्कुल देखिए, पहले कैबिनेट विस्तार हुआ और कैबिनेट विस्तार के बाद अब दायित्वों का बंटवारा भी कर दिया गया है। ऐसे में तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, जो लंबे समय से पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, उनको बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं। इसमें तमाम आयोगों के लिए, समितियों के लिए, परिषदों के लिए जो दायित्व हैं वो बांटे गए हैं। इसमें 14 लोगों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें नैनीताल के ध्रुव रौतेला को इसमें मीडिया सलाहकार, जो उनकी पूरी समिति है, उसका उपाध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा विनोद सुयाल को युवा कल्याण परिषद जिम्मेदारी दी गई, उपाध्यक्ष बनाया गया। इसी तरीके से अन्य लोगों को भी जिम्मेदारी दी गई है। कहीं ना कहीं जिन लोगों का दायित्व बंटवारा हुआ है, जिन लोगों को जिम्मेदारी मिली है, वो केंद्रीय नेतृत्व का भी, राज्य नेतृत्व का भी, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, सभी का आभार व्यक्त कर रहे हैं। और क्योंकि अब बहुत कम समय रह गया है, 2027 में अब कुछ महीने रह गए, ऐसे में अब बहुत जरूरी हो जाता है कि जो जिम्मेदारी दी गई है उसका निर्वहन आप कैसे करते हैं, क्योंकि इसका असर 2027 में भी जरूर पड़ने वाला है। क्योंकि चाहे वो कैबिनेट विस्तार की बात हो या दायित्वों की बात हो, जिस तरीके से आप जनता के बीच जाएंगे, जिस तरीके से आप अपने विभागों को संभालेंगे या समितियों को संभालेंगे, जिस पर भी आपको जिम्मेदारी दी गई है, उसका असर जरूर 27 में देखने को मिलेगा। और हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अब तैयार नजर आ रही है 2027 के लिए। और यही कारण है कि अपनी पूरी टीम्स जो है वो तैयार कर ली गई है। चाहे वो कैबिनेट की पूरी टीम तैयार की गई हो, दायित्वों का जो बंटवारा हो वो कर दिया गया है। और क्योंकि अब नजदीक है, तो ऐसे में कोशिश की जा रही है कि तमाम जो बड़े नेता हैं उनको ये जिम्मेदारी देकर 2027 तक इतनी मजबूत पैरवी कर ली जाए जनता के बीच की इसके बाद ट्रिपल इंजन की सरकार प्रदेश के अंदर देखने को मिले। बिल्कुल शुभांगी, जिस तरीके से लगातार सरकार फैसले ले रही है, जाहिर तौर पर 2027 की तैयारी, और यही वजह है कि कहीं ना कहीं प्रदर्शन हमेशा बीजेपी का अच्छा रहता है, क्योंकि तैयारियां वो पहले से ही शुरू कर देते हैं और गिन चुन के जिन लोगों को जिम्मेदारियां दी जाती हैं उन पर पूरा जितने कार्यकर्ता होते हैं, पार्टी के सभी सदस्य उन पर भरोसा करते हैं।
बिल्कुल देखिए, क्योंकि 27 नजदीक है और इलेक्शन जब आते हैं तो उस वक्त तमाम राजनीतिक दल एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से ये खासियत रही है कि जब भी इलेक्शंस होते हैं उससे पहले बूथ लेवल तक वो अपनी पार्टी को, अपने संगठन को स्ट्रांग करने की कोशिश करते हैं, मजबूत करने की कोशिश करते हैं। और वही कुछ अभी भी देखने को मिल रहा है। जो दायित्व बंटवारे हो रहे हैं, लगातार जो टीम्स बनाई जा रही हैं, ये इनकी कोशिश हो रही है कि पूरे निचले स्तर तक जो कार्यकर्ता शुरुआत से अपने गांव-गांव से पार्टी का साथ दे रहा है, उन तक बातें पहुंचाई जाए, जो जनता है उन तक बातें पहुंचाई जाए। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री अब किसी भी जिले में जाते हैं, वहां संबोधित करते हैं तो एक पूरा माहौल बनाया जाता है। मुख्यमंत्री अपनी सरकार की योजनाएं रखते नजर आते हैं और जरूर अपील भी करते नजर आते हैं कि 2027 में आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दें और एक और बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। तो कहीं ना कहीं ये तैयारी अब शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री खुद इसमें अपना एक बड़ा योगदान दे रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व लगातार उत्तराखंड पहुंच रहा है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं शक्ति प्रदर्शन भी उत्तराखंड के अंदर अब शुरू हो चुका है और अब देखना होगा कि 2027 तक इसका कितना असर देखने को मिलता है। बिल्कुल आज शुभांगी, तमाम जानकारी के साथ आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून की परेड ग्राउंड में आयोजित दून बुक फेस्टिवल का शुभारंभ किया। पुस्तक मेले में साहित्य, कला और संस्कृति का संगम देखने को मिल रहा है। 4 से 12 अप्रैल तक चलने वाले पुस्तक मेले में बाल मंडप विशेष आकर्षण बना रहा है, जहां बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि एआई और डिजिटल दौर में भी किताबें गहन ज्ञान और सोच विकसित करने का सबसे प्रभावी माध्यम है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में दून बुक फेस्टिवल का भव्य आयोजन। सीएम धामी ने किया दून बुक फेस्टिवल का उद्घाटन। परेड ग्राउंड में ज्ञान, संस्कृति और साहित्य का संगम। सीएम धामी ने कहा एआई युग में भी किताबें बेमिसाल। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में दून बुक फेस्टिवल का भव्य आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्घाटन कर इस ज्ञान महाकुंभ की शुरुआत की है। कार्यक्रम में बाल मंडप विशेष आकर्षण का केंद्र रहा, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बच्चों से मुलाकात कर उन्हें किताबों के महत्व के बारे में प्रेरित किया। दून पुस्तक मेले में साहित्य, कला और संस्कृति का संगम देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज राजधानी देहरादून में दून बुक फेस्टिवल का शुभारंभ किया। ये महोत्सव 4 तारीख से लेकर 12 अप्रैल तक चलने वाला है। ये महोत्सव इसीलिए खास है क्योंकि ये पुस्तकों, विचारों और संस्कृति का एक संगम है, जिसमें देश भर से लेखक और तमाम कलाकार पहुंचने जा रहे हैं। दून बुक फेस्टिवल में साहित्य, कला और भाषा से जुड़े विशेषज्ञ लेखक कार्यक्रम में सीएम धामी ने संबोधन देते हुए सभी इस आयोजन की शुभकामनाएं दी। दून पुस्तक मेला 4 से 12 अप्रैल तक चलेगा। ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि 4 अप्रैल से आज से प्रारंभ होकर 12 अप्रैल तक लगातार ये पुस्तक महोत्सव हमारे साहित्य, संस्कृति और कला, इन सभी का एक अद्भुत संगम इस पुस्तक मेले में देखने को मिलेगा। और मुझे बताया गया है कि इस महोत्सव में जहां एक ओर देश भर के प्रख्यात साहित्यकारों द्वारा विभिन्न सत्रों के माध्यम से साहित्य, संस्कृति, इतिहास एवं समकालीन विषयों पर गहन विचार विमर्श किया जाएगा, वहीं साहित्य प्रेमियों के लिए संवाद सत्र, पुस्तक परिचर्चाएं तथा लेखक से मिलिए जैसे विविध कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्कूलों, शिक्षण संस्थानों और अभिभावकों से अपील की कि वे बच्चों को इस पुस्तक मेले में जरूर लेकर आएं, क्योंकि आयोजन केवल किताबों की प्रदर्शनी नहीं बल्कि भाषा, संस्कृति और ज्ञान के समन्वय का एक बड़ा मंच है। सीएम धामी के मुताबिक बाल मंडप में बच्चों की सक्रिय भागीदारी ने ये साफ कर दिया कि नई पीढ़ी में भी पढ़ने के प्रति रुचि जगाई जा सकती है, बशर्ते उन्हें सही माहौल मिले। देखिए, दून जो बुक फेस्टिवल यहाँ पर प्रारंभ हुआ है, ये निश्चित रूप से हमारे पूरे उत्तराखंड के, दून के आसपास के सभी साहित्य प्रेमियों के लिए भी, साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाले विद्वानों के लिए, भाषा के क्षेत्र में काम करने वाले, अन्य कृतियों का संयोजन करने वाले और हमारे जो बच्चे हैं, भावी जो कर्णधार हैं, उनके लिए ये बहुत एक महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। और मैं सभी से आग्रह करूंगा कि सभी अच्छे इंस्टीट्यूशन वालों से भी, स्कूल चलते हैं, विद्यालय चलते हैं और जो अभिभावकगण हैं, अपने बच्चों को
जरूर इस फेस्टिवल में लेकर आएं, जिनसे उनको कई लाखों पुस्तकों का ये मेला है, उनको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल क्रांति के इस युग में भी किताबों का महत्व कम नहीं हुआ है, क्योंकि स्क्रीन से मिलने वाली जानकारी सीमित हो सकती है, लेकिन किताबें गहराई, अनुभव और सोचने की क्षमता विकसित करती हैं। सीएम धामी ने युवाओं को संदेश दिया कि तकनीक का उपयोग जरूर करें, लेकिन पढ़ने की आदत को कभी न छोड़ें। इस मौके पर सीएम धामी ने इस आयोजन के लिए केंद्र सरकार, शिक्षा मंत्रालय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और नेशनल बुक ट्रस्ट का आभार भी जताया। AI का जमाना है, आज डिजिटल युग है। ऐसे युग में भी हमारे बच्चों को, हमको, सबको पुस्तकें पढ़ने का भी जो है एक आदत होनी चाहिए। अपने रोज़मर्रा के जीवन में कहीं ना कहीं उनको शामिल करना चाहिए और उनका प्रचार प्रसार भी करना चाहिए। और ये हमारी जो भाषाई विरासत है वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़नी चाहिए। उस दिशा में ये बहुत महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। मैं इसके लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय को भी धन्यवाद देता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि किताबें केवल जानकारी का स्रोत नहीं है, बल्कि समाज को जागरूक और संवेदनशील बनाने का माध्यम है। सीएम धामी ने पुस्तक मेले को भी एक मिशन बताते हुए कहा कि इससे आने वाली पीढ़ियों में पढ़ने की आदत को मजबूत किया जा सकेगा। गौरतलब है कि दून बुक फेस्टिवल में स्थानीय लोगों के साथ साथ दूर दराज से भी साहित्य प्रेमी पहुँच रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग ज्ञान के इस उत्सव का हिस्सा बन रहे हैं। इन 9 दिनों में गढ़वाली, कुमाऊनी समेत विभिन्न भाषाओं से जुड़ी पुस्तकें, लाखों पुस्तकें यहाँ पर प्रदर्शित की जाएंगी और ऐसे में तमाम बड़े कलाकार, फिल्मकार, लेखक यहाँ पहुँचेंगे। और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि इस तरीके के महोत्सव के आयोजन से जो हमारी सांस्कृतिक या साहित्यिक जो विचारधाराएं हैं वो नई पीढ़ी तक पहुँच पाएंगी। देहरादून से कैमरा पर्सन विजेंद्र रतूड़ी के साथ मैं शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर। तो वहीं कमर्शियल गैस से 155 रुपये महंगी हो गई हो। ऐसे में कमर्शियल गैस सिलेंडर 2131 के पार पहुंच चुका है। सड़क किनारे के ढाबों पर आर्थिक संकट गहरा गया है। एलपीजी की कमी ने लोगों की, दुकानदारों की जो चिंता है वो बढ़ा दी है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां देहरादून की पहचान और पर्यटकों की पहली पसंद मैगी पॉइंट्स पर अब महंगाई की मार पड़ रही है। कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। 195.50 रुपए की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है और गैस की किल्लत ने सड़क किनारे के इन छोटे कारोबारियों की कमर तोड़कर रख दी है। आलम यह है कि देहरादून में 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर अब 2131 रुपए 50 पैसे के पास पहुंच चुका है। सप्लाई में कमी के कारण मैगी पॉइंट और छोटे ढाबे संचालकों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे पर्यटन सीजन के दौरान उनके सामने रोजी रोटी का संकट भी अब खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। परेशानी है, गैस मिल ही नहीं रही है। स्टोव कमर्शियल गैस अभी आ ही नहीं रही है और घरेलू रख नहीं सकते हम, तो हमने स्टोव ला लू के या लकड़ी जला वला के काम कर रहे हैं, तब भी हो नहीं पा रहा है। कस्टमरों के ऑर्डर भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं, आ रहे हैं और वापस जा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। मैं यहाँ कैफे चलाता हूँ। कैफे का नाम है हकुरना मटाटा, तो मैगी पॉइंट में हकुरना मटाटा कैफे है। तो सर इस समय ऐसा है कि उत्तराखंड का, मतलब हमारे पूरे देश का, यहाँ पर सब अधिकतर लोग यहीं पे आते हैं घूमने के लिए। तो इस समय गैस की समस्या मतलब बहुत बड़ी समस्या हो गई है और हम लोगों को प्रॉपर जैसे खाना जैसे प्रोवाइड करते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं और इससे जैसे हमारे ऑर्डर में भी दिक्कत हो रही है। उत्तराखंड में रसोई गैस वितरण को लेकर सियासत अब तेज हो चुकी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने राज्य में गैस संकट को और वितरण में कथित पक्षपात के गंभीर आरोप लगा दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार करते हुए फिलहाल इन आरोपों को पूरी तरीके से निराधार बताया है। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने विशेष रूप से कोटद्वार का जिक्र किया और कहा कि वहां स्थिति चिंताजनक है। वहां पर केवल बीजेपी के करीबियों को गैस मिल रही है,
गोदियाल ने यह भी आरोप लगाया कि कई उपभोक्ताओं को गैस वितरण का मैसेज तो मिल रहा है, लेकिन वास्तव में सिलेंडर उनके घर तक नहीं पहुंच रहा। उन्होंने इसे गंभीर अनियमितता बताते हुए कहा कि इस तरह की व्यवस्था से लोगों का भरोसा टूट रहा है। उनका कहना है कि आपदा या संकट के समय राहत और आवश्यक वस्तुओं के वितरण में किसी भी प्रकार का भेदभाव स्वीकार नहीं किया जा सकता। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि ये पूरा मामला पार्टी सेंट्रिक वितरण का है, जिसमें कथित तौर पर बीजेपी नेताओं के इशारे पर गैस आपूर्ति प्रभावित की जा रही है। उन्होंने प्रशासन से तत्काल स्थिति स्पष्ट करने और निष्पक्ष व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। गोदियाल ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द सुधार नहीं हुआ तो कांग्रेस को जनता के हित में आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मुझे कोटद्वार से कल बहुत लोगों के फोन आए, वहां पर 2-3 बातें हैं। जैसे कि एक बात तो यह है कि एक बहुत ही आपत्तिजनक स्थिति यह है कि सरकार में जो मंत्री हैं और खास करके विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खानूड़ी जी हैं या अन्य बीजेपी के नेता हैं, वो कोटद्वार में गैस का वितरण इस रूप में कर रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं उनके बोलने पे गैस मिले और जो दूसरे दलों के लोग हैं, पार्षद हैं, उनके बोलने पे न दी जाए। मतलब गैस के वितरण को भी पार्टी सेंट्रिक किया जा रहा है कि पार्टी के आधार पर गैस का वितरण हो। ये बहुत ही आपत्तिजनक है। ये अगर इस तरह का भेदभाव ये चलता रहा तो हम नहीं चाहते हैं कि हम कोई इसके लिए कोई आंदोलन करें, लेकिन अगर इस तरह का भेदभाव अगर सरकार और सरकार में बैठे हुए लोग करते रहे तो हम इसके लिए मजबूर होंगे कि हम इसके लिए आंदोलन करें। बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया। पार्टी ने कहा कि कांग्रेस और उसके प्रदेश अध्यक्ष भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौजूदा परिस्थितियों, खासकर कि खाड़ी क्षेत्र में उथल-पुथल के बावजूद सरकार ये सुनिश्चित करने में जुटी है कि देश में एलपीजी की आपूर्ति प्रभावित न हो। कांग्रेस के आरोप पूरी तरीके से बेबुनियाद हैं और जनता को गुमराह करने की कोशिश है। बीजेपी ने दावा किया कि वर्तमान सरकार हर हाल में लोगों तक गैस पहुंचाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि उनके शासनकाल में स्थिति कहीं अधिक खराब थी, जब लोगों वह तथा उनकी पार्टी इस देवभूमि में बार बार भ्रम फैलाने का काम करती है। आज हम सब जानते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिस प्रकार से उथल पुथल चल रही है, उसके बावजूद भी किसी भी प्रकार को रसोई गैस की लेने में कोई कठिनाई ना हो, ऐसा प्रयास सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। इनका आरोप बेहद बिल्कुल एकदम निंदनीय है कि जिस प्रकार से वो कह रहे हैं कि भाजपा के विधायक अपनों को ये गैस का सिलेंडर देना है, बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। हम इसकी निंदा करते हैं। इस प्रकार वो जनता के बीच में भ्रम फैलाने का काम करते हैं, जबकि उनको जो विपक्ष में अभी कांग्रेस है उसकी भूमिकाओं का निर्वहन वो नहीं करते हैं। ये इसी प्रकार से बार बार भ्रम फैलाने का काम करते हैं। इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी के बीच अब निगाहें प्रशासन पर टिकी हैं कि वो इन आरोपों की जांच कर स्थिति स्पष्ट करता है या नहीं। शिवांगी भट्ट के साथ दीपिका भंडारी, देहरादून, हिंदी खबर। देहरादून में जिलाधिकारी और वकीलों के बीच टकराव अब आर पार की जंग में बदल चुका है। बार एसोसिएशन ने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमचंद्र शर्मा के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि जब तक डीएम का तबादला नहीं होता है तब तक उनके न्यायालय का पूर्ण बहिष्कार रहेगा। अध्यक्ष अनिल शर्मा ने इसे अधिवक्ता समाज का अपमान बताया है। मंगलवार तक राजस्व न्यायालयों और रजिस्ट्रार दफ्तरों में कामकाज पूरी तरीके से ठप रखने की चेतावनी दी गई है। समाचार पत्रों के माध्यम से अवगत हुए थे, पता चला था कि हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमचंद शर्मा जी के खिलाफ हमारे जो देहरादून के जिलाधिकारी महोदय हैं, उन्होंने कोई एक संस्तुति करी है बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड को और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कि इनका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाए। जब हम सब अधिवक्ताओं को इसके बारे में जानकारी हुई तो हमारे सारे अधिवक्ताओं के बीच में बहुत रोष था कि ये उनका जो कृत्य था वो बहुत ही, जिसे कहा जाए कि जिसकी ग्रेविटी बहुत ऐसी थी और जिसकी हमारे अधिवक्ताओं ने घोर निंदा करी, इसलिए हमने आज आम सभा बुलाई थी। देहरादून में हुड़दंगियों और नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले पब बार संचालकों की अब खैर नहीं है। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने देर रात ऑपरेशन नाइट स्ट्राइक चलाकर शहर में हड़कंप मचा दिया। वीकेंड के मद्देनजर भारी पुलिस बल ने घंटाघर पर जमा होकर हुड़दंग भरी और फिर अलग अलग टीमें बनाकर पब और होटलों पर छापेमारी की। पुलिस अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि निर्धारित समय के बाद प्रतिष्ठान खुला मिला या नियमों का उल्लंघन हुआ तो सीधे सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
वहीं काशीपुर के चैती चौराहे पर इंसाफ और शराब के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। छात्र संघ अध्यक्ष जतिन शर्मा के नेतृत्व में छात्र शराब की दुकान के विरोध में आत्मदाह की चेतावनी दे रहे हैं। वहीं आबकारी विभाग के अधिकारी नियमों का ऐसा फर्जी हवाला दे रहे हैं जो सरकारी किताबों में है ही नहीं। हैरानी की बात यह है कि बिना पैमाइश और बिना रेट लिस्ट के ही अंडर कंस्ट्रक्शन दुकान में शराब बिकवाई जा रही है। मैं चीज कहना चाहूंगा कि हमारे बराबर में एक्साइज ऑफिसर भी खड़े हैं और हमारे क्या कहते हैं प्रशासन के लोग भी खड़े हैं। इस वाइन शॉप के पास खड़े होकर मैं डायरेक्टली एक चीज बोलना चाहता हूं कि छात्राओं के भविष्य से मैं खिलवाड़ नहीं होने दूंगा और अगर ये शॉप बंद नहीं होती है तो मैं आत्मदाह की धमकी भी यहाँ पर देके जा रहा हूँ कि अगर ये शॉप बंद नहीं होती तो अगर मुझे कुछ भी होता है तो उसके लिए संपूर्ण जिम्मेदारी एक्साइज ऑफिसर, प्रशासन और उत्तराखंड सरकार की होगी। ये चीज मैं बताना चाहता हूँ। अभी मैं डायरेक्टली ये नहीं कि ये शॉप की जो क्राइटेरिया है ठीक है, क्राइटेरिया फुलफिल करने में भी टाइम लगता है, मैं उस चीज का भी सम्मान कर रहा हूँ। एक्साइज ऑफिसर खड़े हैं, उनका भी इस चीज का सम्मान कर रहा हूँ कि देखिए अगर कुछ चीज यहाँ पे हो गई है तो ठीक है, उसे बंद करने में कुछ जो लॉज है उन्हें फुलफिल करने में भी टाइम लग सकता है, लेकिन अगर ये शॉप यहाँ बंद नहीं होती है तो मैं आत्मदाह की धमकी यहाँ पर देकर जा रहा हूँ। देखिए, जो आज का जो मैटर है, ये जो हमारे साथ ये छात्र संघ अध्यक्ष हैं राधे हरि कॉलेज के, ये मौजूद हैं। इनका कहना है कि ये जो स्थान है ये मंदिर और मस्जिद के पास में आ रहा है और यहाँ पे जो है कॉलेज के स्टूडेंट्स जो है यहाँ से निकलते रहते हैं, तो यहाँ पे जो है अपनी विदेशी मदिरा दुकान एक नई क्रिएट हुई थी वो ना खोली जाए। इनका कहना ये है। मैंने इनसे यही कहा है, मैंने कहा इसका एक प्रोसीजर है और ये जो है शॉप कम्प्लीटली जो नियमों के अनुरूप ही है, नियम अनुसार ही खुली हुई है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट जी की गाइडलाइंस हैं और हमारे समय समय पर शासनादेश जो जनरेट होते हैं उसमें जो भी शासन के आदेश होते हैं उन्हीं के क्रम में हमने ये शॉप क्रिएट की है। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए। नमस्कार।